हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीन एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का जो संवैधानिक इतिहास है उसके बारे में। ठीक, तो दोस्तों जो इसका संवैधानिक इतिहास है 1773 से 1935 तक, और इन बीच में इन इतने ईसा पूर्व से 1935 ईसा पूर्व तक जितने भी एक्ट्स हुए थे उसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी 1773। तो इसमें है, हम सबको पता है भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो हमारे देश पे राज करती थी और इसका जुल्म बहुत बढ़ता जा रहा था हमारे इंडियंस के ऊपर। ये मनमानी तरीके से इंडियंस को प्रताड़ित करते थे और काम करवाते थे। और इसके बारे में देखते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए जो इट्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत एक ब्रिटिश सरकार द्वारा कदम उठाया गया था और यह पहला कदम था। ठीक, अर्थात कंपनी के शासन संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो है संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और यह पहला कदम था संसदीय। ठीक है, यानी पार्लियामेंट्री नियंत्रण स्थापित किया गया था। नहीं तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मनमानी तरीके से काम करती थी और भारत के लोगों को बहुत प्रताड़ित करती थी। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं। इसके द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में। ठीक है, यानी प्रशासनिक और राजनीतिक। प्रशासनिक यानी नियम बनाए गए थे, कायदे कानून बनाए गए थे कि कंपनी कैसे काम करेगी, नहीं तो ये मनमानी तरीके से कुछ भी करती थी। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं आगे। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, यानी ये बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक हेड बनाया गया था, केंद्रीय प्रशासन, एक केंद्र में प्रशासन बनाया गया था उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल के नाम से नवाजा गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा इस एक्ट के द्वारा। तथा जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे ये गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे, यानी जो मद्रास और मुंबई के गवर्नर थे वो इनके अधीन काम करेंगे, जो गवर्नर जनरल थे इनके अधीन काम करेंगे। ठीक है, और कौन पहले ऐसे थे? प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, वॉरेन हेस्टिंग थे पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल, ठीक है, यहाँ पे गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल और इसकी परिषद में 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप कार्य करेंगे। इस एक्ट के द्वारा जो थे एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार बनाई गई जिसमें गवर्नर जनरल, ठीक है, यानी वॉरेन हेस्टिंग और इनके अलावा परिषद के 4 सदस्य और थे उसमें सरकार में, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से काम कराएंगे, जो अपनी सत्ता थी उसको सुचारू रूप से चलाएंगे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है, इस अधिनियम के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में, ठीक है, 1774 में एक उच्चतम न्यायालय, एक सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, और उसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी 4 लोग थे। और कौन कौन थे देख लेते हैं। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वह एलिजा एप्पे थे। ठीक है, एलिजा एप्पे। और जो अन्य 3 सदस्य थे उनमें से एक थे चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड और एक और न्यायाधीश थे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है,
इसमें क्या होता था, उस टाइम बहुत करप्शन चलता था, ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत करप्शन चलता था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे वो इंडियंस के ऊपर भारतीयों से बहुत प्रताड़ित करते थे भारतीयों को, और उनसे जो है रिश्वत लेते थे, बहुत रिश्वत, किसी भी काम के लिए वो रिश्वत मांगते थे। तो जो कंपनी को पता चला था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कंपनी ने जो क्या किया, अपने कर्मचारियों को निजी व्यापार करने के लिए और भारतीय लोगों से रिश्वत लेना जो था, रिश्वत लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। उस पर रोक लगा दी कि कोई भी रिश्वत नहीं लेगा, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्ट, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्ट के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्ट थे उसके द्वारा कंपनी के ऊपर जो नियम कायदे लगाए गए थे और भी कड़े कर दिए गए थे। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। यानी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्ट थे, कंपनी ने ये एक पोजीशन बनाया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था कि जितने भारत में राजस्व, नागरिक, ठीक है, राजस्व और सैन्य मामलों की जानकारी जो है ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का यही काम था कि जो राजस्व से और सैन्य मामलों से जितनी भी जानकारी है वह ब्रिटिश सरकार को देता रहे, ठीक है। फिर हमारा एक्ट अगला एक्ट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसमें क्या किया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये इसलिए लाया गया था क्योंकि जो हमारा पहला रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ खामियां थी। उस खामियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया था, ठीक। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों, ठीक है, ये रहा, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया था। यानी इस एक्ट के जरिए जो कलकत्ता सरकार थी, कलकत्ता सरकार, उसको यह शक्ति प्रदान हो गई थी कि बिहार और उड़ीसा के लिए भी वह विधि, नियम, कायदे, कानून बना सकती है। वह शक्ति प्रदान हो चुकी थी उसको, ठीक है। फिर हमारा अगला एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। इसमें क्या था, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, दोहरा प्रशासन प्रारंभ हो गया। यानी पहला हमारा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था, ये व्यापारिक मामलों को देखती थी कि कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वह कहाँ व्यापार, कौन से देश से कहाँ व्यापार कर रही है, कैसे, कौन सा व्यापार कर रही है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ये काम था कि वो व्यापारिक मामलों को देखे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम था कि राजनीतिक मामलों को देखे, ठीक। राजनीतिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापना की गई थी। फिर अगला आता है चार्टर्ड एक्ट 1793, यानी 1793, ठीक है। चार्टर्ड एक्ट 1793। इसके अंतर्गत ये हुआ था कि जो इसके द्वारा नियंत्रित बोर्ड थे, बोर्ड के उस सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन और भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई थी। यानी जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारी थे, उन सदस्यों को, जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे, नियंत्रण बोर्ड के जितने भी सदस्य थे और कर्मचारियों को जो था वेतन देने का प्रावधान दिया गया। यानी उनको वेतन समय समय पे सैलरी यानी वेतन दिया जाएगा, और वो कहाँ से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। यानी भारतीय राजस्व में से उनको वेतन दिया जाएगा। फिर हमारा अगला एक्ट आता है चार्टर्ड एक्ट 1813, ठीक है। चार्टर्ड एक्ट 1813, इसके अधीन देखते हैं इसके ये आने के बाद क्या क्या काम हुए थे और ये क्यों लागू किया गया था। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों तक, ठीक है, 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पत्र था, अधिकार पत्र था,
उसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया कि देश में और 20 वर्षों तक काम करेगी। फिर कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारत के साथ या भारतीयों के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार थी उसको इस पर रोक लगा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी पे कि भारतीयों के साथ या फिर भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी व्यापार नहीं करेगी। लेकिन जो चाइना से था, चीन के साथ व्यापार, पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त हो गया था। यानी चाइना के साथ और जितने भी हमारे पूर्वी देश थे उनके साथ वह व्यापार कर सकती थी, उनके लिए अधिकार उनको प्राप्त हो गया था 20 वर्षों के लिए। ठीक है, और किस चीज़ का व्यापार, यानी चाय का व्यापार वो कर सकते थे चाइना से और पूर्वी देशों के साथ। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया, पर कुछ सीमाएं थी। ठीक है, कुछ सीमाओं मतलब थोड़ी छूट दी गई थी ताकि ब्रिटिश नागरिकों के लिए कि भारत के साथ छोटा मोटा या फिर हल्का फुल्का कोई छोटा मोटा व्यापार कर सकते थे वो। ठीक है, फिर हमारा अगला एक्ट आता है चार्टर्ड एक्ट 1833। चार्टर्ड एक्ट 1833, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। जितने भी कंपनी के अधिकार थे, व्यापारिक अधिकार, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया था चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, फिर अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार के ओर से मात्र भारत पर शासन करना था। जो कंपनी का काम अब क्या था कि भारत के ऊपर सिर्फ शासन करेगी। वो तो पहले से भी शासन करती आती थी, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी उसने बस कंपनी को ये अधिकार दिया था कि अब भारत के लोगों पे, भारत पे वह शासन करेगी, अधिकार कर अपना चलाएगी। ठीक, बंगाल के जो गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल मानना के नाम से जाने लगा। यानी जो हमारा पहला एक्ट था उसके द्वारा हमने बंगाल के जो जनरल थे, बंगाल के जो गवर्नर थे, ठीक है, उनको गवर्नर जनरल के नाम से जाने लगा। फिर उसके बाद जो है गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और उनको भारत का गवर्नर जनरल जाने लगा। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है बम्बई तथा मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण शक्तियों का वापस ले लिया गया। यानी जो बम्बई और मद्रास है इनकी परिषदों की विधि निर्माण जो शक्तियां हैं वो वापस ले ली गई। इनको जो शक्तियां दी गई थी विधि बनाने की, वो शक्तियां वापस ले ली गई थी। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है भारत में दास प्रथा को। ठीक है, उस टाइम दास प्रथा बहुत चलती थी। दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, यानी यह विधि के विरुद्ध थी। ठीक है, उसी टाइम दास प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी और विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया था तथा 1843 ठीक है, 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर आगे आता है अधिनियम की धारा 87 के तहत। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को जो है जाति, धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहरा जाने का उपबंध किया गया था। यानी कंपनी जो करती थी, कंपनी में जो लोग जाते थे कंपनी ज्वाइन करने के लिए, तो वो लोग बोलते थे इस धर्म का है, यहाँ से जन्म है, उसका ये मूल निवास है, ये या फिर इस रंग का है, गोरा है, काला है, उसके आधार पर वो लोग अयोग्य उनको घोषित करके हटा देते थे कंपनी से। तो उस पर रोक लगाई गई उन सब चीज़ों पे। ठीक है,
फिर गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट पेश करने का अधिकार मिल गया था। यानी जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसको राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार मिल गए थे। ठीक है, राजस्व के संबंध में पूरा अधिकार मिल चुका था और गवर्नर जनरल को पूरे देश के लिए एक ही बजट पेश करने का भी अधिकार मिल गया था। तो गवर्नर जनरल जो था एक बजट पूरे देश के लिए एक बजट पेश कर सकते थे। फिर भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, यानी जो भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इसके अध्यक्ष जो थे लॉर्ड मैकाले थे। फिर अगला हमारा एक्ट आता है चार्टर्ड एक्ट 1853। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी की सिद्धांत समाप्त कर दी गई। ठीक, इसमें क्या होता था उस टाइम कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग ज्वाइन करते थे उनको नाम के थ्रू ज्वाइन करते थे। जैसे उनका कास्ट बड़ी है तो उसके हिसाब से, और बड़े घर के लोग थे या फिर नामी लोग थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती कर लिया जाता था। और दूसरे लोग थे जो छोटे वर्गों के लोग थे उनको नहीं लिया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था या फिर उनसे घूस ली जाती थी। तो उसको समाप्त करके जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। यानी प्रतियोगी परीक्षाएं यानी परीक्षा लोग देंगे फिर उसके बाद ही कंपनी ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक, फिर हमारा अगला एक्ट आता है चार्टर्ड एक्ट 1858। ठीक, 1858। इसके अधीन क्या हुआ था, भारत सरकार का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। क्योंकि जो कंपनी थी वो लोगों पर बहुत अपना अत्याचार करती आ रही थी और उसका अत्याचार बढ़ते आ रहा था। तो इसके लिए जो सरकार ने देखा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में उसका अधिकार जो है शासन जो है वह दे दिया। फिर भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत में जो मंत्री पद की व्यवस्था की गई कि इस पद पे ये मंत्री रहेगा, ये पद के मंत्री रहेंगे, इस पद के मंत्री रहेंगे, वह व्यवस्था की गई। फिर 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 15 सदस्यों का भारत परिषद में एक गठित हुआ सदस्यों का परिषद जो बना गया, उसमें 15 लोग थे। ठीक है, 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के थे और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। यानी 8 जो सदस्य थे वह ब्रिटिश सरकार के थे और बाकी 7 सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सरकार। जो ब्रिटिश संसद थी, भारतीय मामलों जितने भी भारत से रिलेटेड मामले थे उन पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। यानी जो ब्रिटिश संसद थी वह भारत के मामलों पर सीधा अपना अधिकार जमा सकती थी, अपना अधिकार दिखा सकती थी। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। ठीक, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे इनको समाप्त कर दिया गया। फिर भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। ठीक है, भारत में शासन को संचालन करने के लिए, सही से चलाने के लिए, भारत में जो है शासन सही से नहीं चलता था, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अत्याचार करती थी। तो उसको शासन को चलाने के लिए, भारत में शासन सही से चलाने के लिए ब्रिटिश मंडल में, ठीक है, ब्रिटिश मंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व तो होता था। यानी वह जो भी कार्य करते थे वो जो ब्रिटिश संसद थी उसके अधीन ही काम करते थे, उसके कहने पे ही काम करते थे।
वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते थे जब तक ब्रिटिश संसद न चाहे। फिर हमारा अगला अधिनियम आता है, एक्ट आता है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1861 यानी 1861। ठीक, इसके अधीन क्या कार्य हुआ था? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था। यानी जो गवर्नर जनरल थे उनकी कार्यकारी परिषद का विस्तार किया, यानी और बढ़ाया गया उनके कार्य को। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लाई केनिंग द्वारा। ठीक है, लाई केनिंग ये एक सदस्य थे जिनके द्वारा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। यानी हर चीज़ के लिए एक एक डिपार्टमेंट बनाया गया कि ये विभाग इस चीज़ के लिए संभालेगा, ये विभाग है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए विभाग। पहले क्या था, कोई भी एक ही जो विभाग था वो हर चीज़ को देखता था। अब ये बना दिया गया कि एक पर्टिकुलर सिर्फ एक विभाग के लिए, एक चीज़ों मामलों के लिए एक ये विभाग है, इस चीज़ के लिए ये विभाग है। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है गवर्नर को पहली बार, जो गवर्नर थे उनको पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक, जो हमारे जनरल थे उनको पहली बार अध्यादेश, यानी अध्यादेश जारी करके किसी को भी निकाल सकते थे या फिर कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते थे, उनको पहली बार यह शक्ति प्रदान की गई। फिर गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी जो गवर्नर जनरल थे उनको बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जैसे पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान दी गई। गवर्नर जनरल थे वो पंजाब में विधान परिषद का गठन कर सकते थे। फिर हमारा अगला एक्ट आता है 1873 का एक्ट, यानी जो एक्ट ऑफ 1873। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ठीक है, इसमें यह बनाया गया, अधिनियम बनाया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको किसी भी समय या भी कभी भी उसको भंग किया जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 यानी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह 1884 में औपचारिक रूप से ख़त्म कर दिया गया। ठीक, और जो शासन था वह ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में था। तो ये थे हमारे एक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और जितने भी एक्ट्स मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरों तक शेयर करिए ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और कमेंट करिए। कोई भी एक्ट्स अभी समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट करिए, हम दोबारा उसको समझाएंगे, बता देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे टॉपिक या फिर जो आपकी पसंद की टॉपिक हो जिस पे आपको जानकारी ना हो या फिर उसके बारे में बहुत कम जानते हो और जानना चाहते हो उस पर, तो टॉपिक हमें कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पे एक नया वीडियो बनाएंगे और आपको बता देंगे। और आखिरी में दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी क्लासेस लाने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह बिंद एकेडमी की जो क्लासेस हम देते हैं, हम बना रहे हैं आपके लिए बिंद एकेडमी पे जो क्लासेस दे रहे हैं, आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। धन्यवाद।